Hello everyone. Today we are going to discuss the types of organizational structure. There are two types of organizational structure that we have to discuss. वैसे बहुत सारा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ टू टाइप्स के ही स्ट्रक्चर है जो कि हमें डिस्कस करने हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि सर ये जो आप बोल रहे हैं कि टू टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं वो तो पता होना चाहिए. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग बहुत ही छोटा से बहुत ही इजी है, आप आराम से उसे लर्न कर पाएंगे. और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एट अ डिफरेंट लेवल्स. तो सिंपल उसे क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सिर्फ इसमें तीन चीज़ें ही हमें करनी होती है. क्या? एक तो जो आपके एम्प्लॉयज़ या फिर जो मैनेजर्स है उसके जॉब पोजीशन फिक्स करना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करना, एंड लास्ट थिंग उसके अथॉरिटी डिसाइड करना एट डिफरेंट लेवल्स. क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 लेवल्स होते हैं, बॉटम लेवल, मिडल लेवल एंड टॉप लेवल. ठीक है, मैंने नीचे से स्टार्ट किया. तो ऐसे जो तीनों लेवल है उस तीनों लेवल के ऊपर हमें जॉब डिसाइड करना, जो तीनों लेवल पे काम करने वाले लोग हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना, और जो तीनों लेवल पे ऊपर काम करने वाले जो मैनेजर्स है या फिर लोग हैं उसकी अथॉरिटी डिसाइड करना, उससे बोला जाता है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब वैसे बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर है जैसे मैंने बताया, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है. और एक केस स्टडी के लिए और डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस. तो आपको प्रॉपरली इसे सीखना होगा. अब बहुत ही सीखना इम्पोर्टेंट, इजी है. आपने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हमने जब ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोसेस देखी थी तो प्रोसेस में दोनों चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा नाम अलग था, डिपार्टमेंटेशन. इफ़ यू रिमेंबर, उसे हम डिपार्टमेंटेशन बोला था तब, और अब हमें देखना है उसे स्ट्रक्चर बोलना है. ठीक है. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पर मेनली 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ. पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी करनी पड़ती है वो सारी एक्टिविटीज़ का हम लिस्ट बनाएंगे पहले. फिर वो सारी एक्टिविटीज़ का हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक अलग अलग ग्रुप बनाएंगे. जो एक्टिविटीज़ सिमिलर होंगी उन सारी एक्टिविटीज़ का ग्रुप बनाकर उसे एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे. और ऐसे हमने क्या किया, फंक्शन वाइज यानी कि काम वाइज, जॉब वाइज हमने एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया, अलग ग्रुप बनाया, इसीलिए उसे बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर. आई रिपीट वंस, फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी क्या कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती है उस सिमिलर एक्टिविटीज़ का हम ग्रुप बनाएंगे और उसे एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे. यानी कि हमने क्या किया, फंक्शन वाइज, जॉब वाइज एक स्ट्रक्चर बनाया और उसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, तो प्रोडक्शन की जितनी एक्टिविटी होती है वो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में डाल दूँ मैं, फाइनेंस की जितनी एक्टिविटी होती है वो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ, मार्केटिंग की जितनी एक्टिविटी होती है उसे मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ. ठीक है. सो ऐसे में क्या करूँगा, सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दूंगा, उसे बोलेंगे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब अंदर क्या लिखा है देखते हैं. सबसे पहले डिफाइन देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर की डिफाइन क्या है. सो डिफाइन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और द जॉब्स, देन इट्स कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर. हमने क्या किया, एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया और कौन सी चीज़ हमने माइंड में रखी, कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और द जॉब. कि जो फंक्शन सिमिलर थे वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाया, तो उसे हम बोलेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर. ओके. यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया कि फॉर ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू सेल्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड रिलेटेड टू परचेस इन द परचेस डिपार्टमेंट. यानी सिंपल किया क्या गया कि जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी थी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दी, जो सेल्स की एक्टिविटी थी वो सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दी, और जो परचेस की एक्टिविटी थी वो परचेस डिपार्टमेंट में डाल दी. सो व्हाट वी हैव डू, नथिंग. जो सिमिलर एक्टिविटीज़ थी उसका एक ग्रुप बनाया, उसे एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो उसे हम बोल दिया फंक्शनल स्ट्रक्चर. ओके. बहुत ही ईजी है. आगे बढ़ते हैं. विद इन द डिपार्टमेंट ऑल्सो ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज फंक्शन. हाँ, एक ग्रुप में भी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बनेंगे, सब ग्रुप्स जैसे बोल सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रोडक्शन की या मार्केटिंग की बात करें, तो जो लोग मार्केटिंग में एक्सपर्ट होगा उसका एक मार्केटिंग का ग्रुप होगा, जो लोग सेल्स में होगा उस सेल्स का एक ग्रुप होगा, जो लोग कस्टमर सर्विस में एक्सपर्ट होंगे उसका भी एक ग्रुप होगा, और जो लोग रिसर्च में एक्सपर्ट होंगे उसका भी एक छोटा सा ग्रुप होगा. ठीक है.
सो डिपार्टमेंट के अंदर भी सब ग्रुप्स होंगे जो लोग क्या करेंगे, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने की ट्राई करेंगे। सो इसे बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। बहुत 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 ईजी है, कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल का एग्जाम्पल दूँ, मान लो कि आपके स्कूल में आपको एनुअल फंक्शन करना है, ठीक है। सो एनुअल फंक्शन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेज की एक्टिविटीज़ होंगी, फिर ड्रामास या फिर ऐसे जो भी कॉम्पिटिशन होगी उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, डेकोरेशन की एक्टिविटीज़ होंगी, अरेंजमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी। सो ऐसे सारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है उन अलग अलग एक्टिविटीज़ का एक ग्रुप बनाया जाएगा और बाद में उस ग्रुप को एक काम असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो उसे बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। आप अलग से एग्जाम्पल देना चाहे तो दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके एडवांटेजेस क्या है? अगर हम अपनी कंपनी में फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो कंपनी के लिए एडवांटेजेस क्या है, कंपनी को इससे क्या एडवांटेजेस मिलेंगे? सो फर्स्ट एडवांटेज इज द स्पेशलाइजेशन। आपको स्पेशलाइजेशन का क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि याद करो, हम जब लोगों को काम देते हैं तो काम कैसे देंगे? उसकी क्वालिफिकेशन देखकर, उसकी स्किल देखकर, उसकी एक्सपर्टाइज देकर हम काम देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जब ग्रुप बनाया ना तब भी ये काम कर लिया था कि जो पर्सन, जो एम्प्लॉय जिस काम में एक्सपर्ट है वही डिपार्टमेंट में उसे काम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो उसे हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम दिया है। इट मीन्स कि जिसके पास जो स्पेशल नॉलेज है वैसा ही हमने काम दिया है तो उस स्पेशलाइजेशन का हमें बेनिफिट मिल पाएगा। मान लो कि आपके स्कूल है, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है तो कोई पर्सन ऐसा है जो डेकोरेशन में एक्सपर्ट है, ठीक है, या फिर जो पर्सन ऐसा है जो असेंबली को अरेंज करने में एक्सपर्ट है, तो हम उसे वही काम देंगे। तो सीधी सी बात है, वो तो उस काम में एक्सपर्ट है जिससे हमें उसकी जो स्पेशलाइजेशन है उस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में तो हमारे लिए बेनिफिट होगा कि हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब अंदर क्या लिखा है देखते हैं कि when the activities are grouped according to the type of function then all the activities are related to one type only, so the specialized and the professional expert can be hired to supervise those activities। तो हमने क्या किया है, जो स्पेशल एक्टिविटीज़ है, जो एक्टिविटी सिमिलर है उसका ही एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप का काम देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपर्ट हायर करेंगे जो उसके ऊपर क्या करेंगे, सुपरवाइज कर पाएंगे। और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? दिस लीड टू एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। तो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी क्योंकि वो काम ऑलरेडी उसे आता है, वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा और हमें क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। सो ये तो हमारा फर्स्ट बेनिफिट था। सेकंड बेनिफिट क्या था? इजीली सुपरविजन कर पाएंगे, हम आराम से सुपरविजन भी कर पाएंगे। अब वो कैसे कर पाएंगे? सो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि द सुपरवाइजर्स बिकम द फैमिलियर विद द टाइप ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म बिकॉज ऑल टास्क आर रिलेटेड टू वन फंक्शन ओनली। अब जिस एम्प्लॉय को हम सुपरविजन का काम देंगे, जिस मैनेजर को हम सुपरविजन का काम देंगे, हम एक टाइप का ही काम देंगे तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे यही काम करना है, मुझे कोई और काम करना ही नहीं है, एक ही टाइप का काम देंगे उसे। तो अब सुपरविजन करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने किसी ने सुपरवाइजर बनाया तो सुपरवाइजर का काम क्या होगा? सिर्फ उसे एक ही चीज़ का सुपरविजन करना होगा, क्या कि प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वालिटी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। तो सिर्फ एक ही टाइप का काम करना है, उसे बहुत अलग अलग टाइप की एक्टिविटी को सुपरवाइज नहीं करना है। हाँ, अगर अलग अलग टाइप की एक्टिविटी को सुपरवाइजर करना होता तो शायद यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती थी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो जो सुपरवाइजर हो उसे सब काम नहीं आते हो। अगर उसी को सब काम नहीं आते तो वो प्रॉपर सुपरवाइजर कैसे कर पाएगा, कैसे वो सुपरविजन कर पाएगा? लेकिन यहाँ पर ये बेनिफिट है हमारे लिए कि जो सुपरवाइजर जो डिपार्टमेंट में है वहीं पर उसे सुपरविजन करना है। सो इसे सिर्फ एक ही टाइप की एक्टिविटी के सुपरविजन करना है, सो इजीली सुपरविजन हो पाएगा। दैट्स इट, आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है। एज अ रिजल्ट ही कैन सुपरवाइज एंड गाइड द एम्प्लॉइज हु आर परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटीज। तो जो भी एम्प्लॉइज को सुपरविजन की जरूरत हो, जो भी एक्टिविटी एम्प्लॉइज को गाइडेंस की जरूरत हो, वो इजीली गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। थर्ड बेनिफिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज इजी कोऑर्डिनेशन। आराम से सब एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, सब डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा। अब वो कैसे कोऑर्डिनेशन रहेगा? विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो देखना होगा हमें। So the departments formed in the functional structure are interdependent on each other
which means the activities of one department depends upon the performance of other department. Okay, so हम सबको पता है कि जितने भी हमने डिपार्टमेंट बनाए वो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सीधी सी बात है, कैसे? मान लो कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट पे डिपेंड होगा, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है अपने रॉ मटेरियल लाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट होगा। सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर प्रोडक्शन होता है तो वो सेल्स कर पाएंगे ना। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट पे डिपेंड होगा। ठीक है, सो ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है, देखो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द परचेस डिपार्टमेंट फॉर द रॉ मटेरियल्स, सेल्स डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द फाइनल आउटपुट एंड सो ऑन। सो यहाँ पर कहने का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि जो सारे डिपार्टमेंट्स है वो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस इंटरडिपेंडेंस लीड टू कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो वो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर ही चलेंगे। अगर एक भी डिपार्टमेंट प्रॉपरली काम नहीं करेगा, इट मीन्स कि आपकी जितने भी एक्टिविटीज चल रही है वो सारे एक्टिविटीज प्रॉपरली नहीं चलेगी। अगर सारे एक्टिविटीज को प्रॉपरली चलाना है तो सारे डिपार्टमेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को साथ में कर चलेंगे, जिससे सारे डिपार्टमेंट का वर्क भी हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर शायद समझ में आ चुका होगा कि इसे एक्सप्लेन करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स याद रखने होंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, वो है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करते हो तो आपके जो मैनेजर्स है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएंगी। अब वो कैसे बढ़ेगी, प्रूव तो करना ही होगा, क्योंकि सामने एग्जामिनर ऐसे ही हमारी बात नहीं मान लेगा। ठीक है, सो देखते चलो कि कैसे विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सो मैनेजर्स ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शंस अगेन एंड अगेन which makes them specialize and improves their efficiency। अब क्लियर बात हो गई कि जो भी मैनेजर्स होंगे वो एक ही टाइप की एक्टिविटी हर रोज करेगा, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली एक ही एक्टिविटी वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसे जो डिपार्टमेंट में काम दिया है वही काम उसे करना है, उसे किसी और काम में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है। जो काम दिया है वही काम उसे एवरी डे परफॉर्म करना है। और आपको भी पता है कि हम कोई काम अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाए तो उस काम में हमें क्या आ जाती है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, और वही काम अब हम ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाएंगे। अब छोटा सा एग्जांपल आपका ही दे दूँ। अब जब आप लोग बाइक्स चलाना सीख रहे थे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, आप वही काम हर रोज करने लगे, आप वही सीखने लगे, बाइक चलाना हर रोज ट्राई करने लगे, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जिसमें आप स्पेशलाइज हो जाओगे, वो बाइक चलाने में आप स्पेशलाइज हो जाओगे, आप आराम से वो बाइक चला पाओगे विद द ग्रेट एफिशिएंसी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि कोई भी मैनेजर को हम एक ही काम बार बार करने के लिए दे रहे हैं, एक ही काम उसे कंटिन्यूसली करना होता है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, और जो काम में कोई पर्सन एक्सपर्ट हो जाए वो काम वो फटाफट विद द ग्रेट एफिशिएंसी कर पाएगा। तो इस तरह से फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एंड जो लास्ट बेनिफिट है फंक्शनल स्ट्रक्चर का वो है इफेक्टिव ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग भी इफेक्टिवली दे पाओगे, आराम से आप ट्रेनिंग दे पाओगे और सही ट्रेनिंग दे पाओगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, हम यहाँ पर एम्प्लॉय को क्या करते हैं, बहुत सारा काम नहीं देते हैं। हम एम्प्लॉय को सिर्फ वही काम देते हैं जिस काम में उसके पास क्वालिफिकेशन हो, उसकी स्किल हो। ठीक है, सो सिर्फ हमें ट्रेनिंग वही चीज़ की देनी है जिसको वो काम करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं आपकी स्कूल में इंग्लिश टीचर बन के आ रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इंग्लिश की ही ट्रेनिंग देनी है, मुझे बीएसटी की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंट की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो काम करना है उसी की ट्रेनिंग देनी है। इसीलिए आप ट्रेनिंग इफेक्टिवली दे पाओगे। अगर आपको सभी काम की ट्रेनिंग देनी पड़े तो शायद हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग देने में डिफ़िकल्टी फेस हो, लेकिन यहाँ पर तो आप क्या करेंगे कि एम्प्लॉय को जो काम करना है सिर्फ उसी की हम ट्रेनिंग देंगे, जिसकी वजह से हम ट्रेनिंग इफेक्टिवली दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखो, It makes the training of the employees more easy as they are trained in the limited types of skill. It means that employees of production departments are given training
ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स ओनली। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आया है या फिर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए रखा है, तो सिर्फ हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में ही ट्रेनिंग देंगे, उससे ना तो मार्केटिंग के बारे में ट्रेनिंग देंगे, ना तो फाइनेंस के बारे में, और ना ही ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। सो सिर्फ एक ही टाइप की हमें ट्रेनिंग देनी है, इसीलिए हम ट्रेनिंग इफेक्टिवली दे पाएंगे। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। First one is a specialization, second one is easy supervision, third one is easy coordination, fourth one it helps in increasing managerial efficiency, and the fifth one is effective training। चलो अब हम सबको पता है कि जिसके बेनिफिट्स होते हैं उसके लिमिटेशंस होते ही होते हैं, जिसके बेनिफिट्स होते हैं, जिसके एडवांटेजेस होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस होते ही है। सो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है फंक्शनल स्ट्रक्चर के जो हमें ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है वो है डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो अचीव करने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लो कि हमारी स्कूल है, हमारी स्कूल का मेन गोल क्या है कि 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने चाहिए, सबके मोर देन 80% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और मेरा काम है इंग्लिश करवाना, मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्कूल के ओवरऑल रिजल्ट पे फोकस करूँगा या फिर मेरे सब्जेक्ट पे फोकस करूँगा। अब शायद आप मेरे सामने होते तो आप मुझे सिर्फ एक ही आंसर देते कि सर आप क्या करते हैं, आप यही चीज़ देखते कि मेरे इंग्लिश में कैसे स्टूडेंट के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है। मैं तो उसी पे फोकस करूंगा कि मेरे सब्जेक्ट में कैसे स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। हाँ, मैं कोई वो इकोनॉमिक्स या बीएसटी के सर को सजेस्ट करने नहीं जाऊंगा कि सर आप ऐसा करवाओ तो मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। मैं फोकस करूंगा अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पे कि मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो या ना हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम मुझे करना है। तो यह हो सकता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर क्या सोचेंगे कि मेरे जो डिपार्टमेंट का गोल है वो अचीव होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल का जो भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स या सभी डिपार्टमेंट के हेड सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचेंगे, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में नहीं सोचेंगे। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब अंदर क्या लिखा है देखो कि द डिपार्टमेंट्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वे ओनली, दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियरली लिखा गया कि जो डिपार्टमेंट हो गए वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, वो लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने में फेल रहेंगे। एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन नॉट बी अचीव। तो सीधी बात है, इसका फाइनल रिजल्ट हमें वही मिलेगा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होना चाहिए वो नहीं अचीव होगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशंस और फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। सेकंड डिसएडवांटेज इज डिपार्टमेंटल हेड्स एटीट्यूड। सब डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे उन लोगों का एटीट्यूड यहाँ पर बीच में हमारे लिए एक लिमिटेशन बन सकती है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट के हेड यही सोचेंगे कि जो मेरा डिपार्टमेंट है वही सबसे इम्पोर्टेंस है, बाकी सारे डिपार्टमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते जितना मेरा डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट रखता है। मान लो कि इंग्लिश के टीचर यही सोचेंगे कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अकाउंट के सर यही सोचेंगे कि अकाउंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी ये सिंपल कहने का मतलब यही है कि अगर डिपार्टमेंट के जो हेड है उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो शायद हो सकता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। और ऐसा भी होता भी है कि सभी डिपार्टमेंट के हेड के पास एक ईगो होता है अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं द डिपार्टमेंटल हेड्स स्टार्ट थिंकिंग देयर डिपार्टमेंट्स एज देयर फंक्शनल एम्पायर एंड दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। तो हो सकता है सभी डिपार्टमेंट के हेड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। सब डिपार्टमेंट के हेड बोलेंगे मेरा डिपार्टमेंट अच्छा है, दूसरा डिपार्टमेंट बोलेगा मेरा डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा डिपार्टमेंट को लेकर सभी डिपार्टमेंट के हेड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो अच्छी बात नहीं है। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। थर्ड डिसएडवांटेजेस क्या है, वो है डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। मान लो कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम हुई है, मान लो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था कि नेक्स्ट ईयर
हमारा 10% सेल इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था। लेकिन हुआ यूँ कि जो हमने 10% का टारगेट रखा था और 10% का टारगेट अचीव नहीं हुआ, सिर्फ 5% सेल ही इंक्रीज हुआ। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी गलती थी, किसने गलती की जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ। मान लो कि हम सेल्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आपने प्रॉपरली सेल्स नहीं किया, इसीलिए हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो सेल्स डिपार्टमेंट आर्ग्यूमेंट देगा कि जो प्रोडक्शन हुआ था ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसीलिए सेल्स ज़्यादा नहीं हुआ, हमारी कोई गलती नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट पे वो सारा ब्लेम डाल देगा। वो बोलेगा कि जो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, जो परचेस करने वाला डिपार्टमेंट है, उसने अच्छी क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल परचेस करके नहीं दिया, इसलिए प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, हमारी कोई गलती नहीं है। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से पूछने जाएंगे तो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट वाला बोलेगा कि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमने कम फंड दिया, जितना फंड चाहिए था उतना फंड हमें नहीं मिला, इसलिए हमें लो क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ा, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है? फंक्शनल डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, उस गलती का रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम करते हैं। अब किसने गलती की है हमें पता चलना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नॉट अचीव्ड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट to make any one department accountable for this because all the departments are interrelated and it's very difficult to find out that which department is going against the organizational goal। तो हमें भी पता है कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, सारे डिपार्टमेंट में साथ मिलकर काम किया है। सो कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अगेंस्ट में जाकर काम किया है वो डिसाइड करना, वो फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। So this is the third limitation of a functional structure। फोर्थ लिमिटेशन है वो है इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक बार डिसाइड हो गया कि किसको क्या काम करना है, फिर उसको चेंज करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए बोला जाता है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो इनफ्लेक्सिबल है, उससे आप फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही एक्टिविटीज़ का ग्रुप बना देते हैं और सब लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, फिर उसमें चेंजेस करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। सो वी कैन से दैट फंक्शनल स्ट्रक्चर इज इनफ्लेक्सिबल इन नेचर। आइए देखते हैं उसकी लिमिटेशन में क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में। एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली। और हमने आगे भी देखा कि एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही काम की ट्रेनिंग देते हैं हम, उसे जिस डिपार्टमेंट में काम करना है सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के बारे में हम उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं। इट मीन्स द डिपार्टमेंट टू विच दे बिलोंग सो दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। अब मान लो कि हमने एक एम्प्लॉय को सेल्स डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दी है, तो अब हम सिर्फ उसे सेल्स डिपार्टमेंट में ही काम कर दे पाएंगे। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो उस एम्प्लॉय को हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सा नॉलेज नहीं है, उसके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का नॉलेज है। सो उसे जहाँ पर काम दिया गया वहाँ पर ही वो काम करेगा, वो कोई और दूसरा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बोल सकते हैं कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट थिंग हमें देखनी है वो है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है कहाँ पर सूटेबल है, कहाँ पर इस फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ किया जा सकता है। सो फर्स्ट, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो और एक ही टाइप की प्रोडक्ट बनाते हैं तब हम ये फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो और एक ही टाइप की जब प्रोडक्ट बनाई जाती है तब जाकर हम इस फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट बनाती है, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर ऐसे अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है तब हम डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तब हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते। और सेकेंड थिंग हम इसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर द हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस विद द डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। जब हमें कोई स्पेशलाइज्ड वर्क करवाना हो, ठीक है, जब हमें कोई स्पेशलाइज्ड वर्क करवाना हो तब हम इसे फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉय जिस काम में स्पेशलाइज हो, एक्सपर्ट हो, उसी को वो काम देते हैं।
यानी वहाँ पर हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। तो जब हमें कोई स्पेशल वर्क करना है, स्पेशल पर्पस वाला वर्क करना है, तब जाकर हम इस फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस द फंक्शनल स्ट्रक्चर, व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर और what are the advantages and what are the disadvantages of the functional structure and suitable, ये कहाँ पर suitable है वो हम डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्रॉपरली आपको एक बार लर्न कर लेना है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है और वो कहाँ पर सुटेबल है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।